नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस बैंकिंग शेयर की जिस पर हर इन्वेस्टर आंख बंद करके भरोसा करता था। इंडियन स्टॉक मार्केट का ब्लू आइड बॉय एचडीएफसी बैंक। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई किंग के महल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्टॉक गिर रहा है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स रिजाइन कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बैंकिंग का ये बादशाह अब सच में मुश्किल में है? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में इंडिया का सबसे मजबूत बैंक कमजोर हो रहा है? एचडीएफसी बैंक, जो कभी मार्केट का राजा माना जाता था, आज लगातार नीचे क्यों जा रहा है? क्या ये बस एक टेम्पररी फेज है या किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत? चलिए इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए सीधा नंबर्स पे आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये ग्राफ सारी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। एक तरफ जहां पूरा निफ्टी इंडेक्स ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक इस साल यानी 2026 में लगभग 15% नीचे आ चुका है। सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा हुआ क्या कि मार्केट का स्टार परफॉर्मर आज अंडर परफॉर्मर बन गया? इस गिरावट के पीछे की वजह समझने के लिए हमें पहले इस बैंक के शानदार इतिहास को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के उस सफर से जिसने उसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनाया। एक ऐसी विरासत जिसकी नींव विश्वास और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर रखी गई थी। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम आज की प्रॉब्लम्स को सही कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे। बैंक की शुरुआत हुई 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी लिमिटेड ने की थी, और फिर 1995 में आया इसका आईपीओ। और क्या आईपीओ था वो! ये 55 गुना 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। मतलब जितने शेयर्स आम जनता के लिए थे उससे 55 गुना ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। यहीं से एचडीएफसी बैंक पर लोगों के भरोसे की शुरुआत हुई। और फिर सालों की जबरदस्त ग्रोथ के बाद 2023 में आया ऐतिहासिक मोड़, इसका अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मेगा मर्जर। इस मर्जर ने एचडीएफसी बैंक को एक आम बैंक से एक फाइनेंशियल बिहीमत, एक महादानव बना दिया। मर्जर के बाद इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी पूरी कंपनी की वैल्यू लगभग 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है ये। आप इसे दुनिया के कुछ बड़े बैंक से कंपेयर कर सकते हैं। बैंक का साइज, इसकी रीच, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर चला गया। पर सवाल उठता है कि इस मेगा मर्जर की जरूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहला कारण था एक ऐसा फाइनेंशियल सुपरमार्केट तैयार करना जो बैंकिंग से लेके हाउसिंग फाइनेंस तक सब कुछ एक ही छत के नीचे दे सके। दूसरा, दोनों कंपनीज की ताकत को जोड़ना। एचडीएफसी लिमिटेड होम लोन का किंग था और एचडीएफसी बैंक रिटेल बैंकिंग का। प्लान था क्रॉस सेलिंग के जरिए कॉस्ट कम करना और कस्टमर के साथ रिश्ता और गहरा करना। मतलब जो कस्टमर बैंक से कार लोन ले उसे होम लोन भी आसानी से ऑफर किया जा सके। तो प्लान तो यही था कि इस मर्जर से राजा और भी शक्तिशाली बनेगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बड़े प्लान के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, और यही एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ। मर्जर के बाद बैंक को दो बड़ी चोटों का सामना करना पड़ा। पहला, जायंट्स इंडाइजेशन यानी इस मेगा मर्जर को पचाने में हो रही फाइनेंशियल दिक्कत, और दूसरा, अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, अचानक मैनेजमेंट में हुए बदलाव से पैदा हुआ विश्वास का संकट। चलिए इन दोनों जख्मों को एक एक करके खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ा? सीधे बैंक की कमाई पर। स्क्रीन पर देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम के आंकड़े। आसान भाषा में एनआईएम बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसने लोन पर कितना कमाया माइनस डिपॉजिट्स पर कितना ब्याज दिया। मर्जर से पहले बैंक का एनआईएम 4.1% के आसपास था, जो इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता था। लेकिन मर्जर के बाद ये गिरकर लगभग 3.4% पर आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक ने एक बहुत बड़ा मील तो कर लिया है, लेकिन अब उसे पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो मार्जिन गिरने के पीछे कुछ अहम कारण थे। पहला, एचडीएफसी लिमिटेड के जो बोरोइंग्स थे वो बैंक के डिपॉजिट से महंगे थे, जिससे बैंक की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गई। दूसरा, इतने बड़े मर्जर को इंटीग्रेट करने में टाइम और एनर्जी लगती है, जिससे ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। और तीसरा, लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी एलडीआर 110% पर पहुंच गया था। इसका मतलब है कि बैंक ने हर 100 रुपए के डिपॉजिट पर 110 रुपए का लोन दे दिया था। ये थोड़ी रिस्की सिचुएशन थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए बैंक को तेजी से डिपॉजिट्स जमा करने पड़े। जब बैंक इन फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ ही रहा था, तभी एक और बड़ा झटका लगा, गवर्नेंस क्राइसिस।
बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया और अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने जो लिखा उसने मार्केट में आग लगा दी। उन्होंने कहा, बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। एक इतने बड़े बैंक के चेयरमैन का ऐसी बात कहना काफी संगीन मामला था। और मार्केट का रिएक्शन फौरन और बहुत बुरा था। इस खबर के आते ही 19 मार्च 2026 को HDFC बैंक का स्टॉक एक ही दिन में 8% से ज्यादा गिर गया। ये इन्वेस्टर्स के पैनिक को साफ साफ दिखाता है। जब घर के मुखिया ही घर के तौर तरीकों पर सवाल उठाए तो बाहर वालों का घबराना लाजमी है। इस एक घटना ने बैंक की सालों की बनाई हुई गवर्नेंस की रेपुटेशन पर एक सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस पूरे मामले में रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आया। RBI ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उन्हें बैंक के गवर्नेंस में कोई अहम चिंता नहीं मिली है और बैंक फाइनेंशियली पूरी तरह से मजबूत है। RBI के इस बयान ने आग पर थोड़ा पानी डालने का काम किया और इस डर को शांत किया कि कहीं ये कोई बड़ा सिस्टेमिक इश्यू तो नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि बैंक को चोट लगी है, ये तो साफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चोट सिर्फ ऊपरी है या बैंक फंडामेंटली यानी अपनी नींव से टूट गया है। इसका पता लगाने के लिए चलिए अब बैंक का एक पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं। इसके वाइटल साइंस को डेटा के आधार पर परखते हैं। हेल्थ चेकअप शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं। PE रेशियो पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी की ₹1 की कमाई के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हैं। अगर P रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक महंगा माना जाता है और अगर कम है तो सस्ता। सिंपल। ये किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन को नापने का एक बहुत अहम पैमाना है। चलिए अब देखते हैं कि वैल्यूएशन के मामले में बैंक कहाँ खड़ा है। HDFC बैंक का PE रेशियो अभी लगभग 16.5 के आसपास है। अगर हम इसकी तुलना इसके कंपेटिटर्स से करें तो ICICI बैंक का PE लगभग 16.9 है, यानी थोड़ा सा ज्यादा महंगा। वहीं SBI का PE लगभग 11.6 है, यानी काफी सस्ता। इस टेबल से साफ पता चलता है कि HDFC बैंक वैल्यूएशन के मामले में ना तो बहुत ज्यादा महंगा है और ना ही बेहद सस्ता। वो अपने सबसे बड़े प्राइवेट कंपेटिटर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं बैंक के हेल्थ चेकअप के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पर, एसेट क्वालिटी। आसान शब्दों में बैंक ने जो लोन दिए हैं उनमें से कितने लोन खराब या डूबने वाले हैं। इन्हें कहते हैं NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, दिसंबर 2025 तक HDFC बैंक के ग्रॉस NPAs सिर्फ 1.24% थे। इसका मतलब है कि बैंक के 98.76% लोन्स बिल्कुल A ग्रेड यानी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। और यह आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इतने बड़े मर्जर के बाद भी बैंक की लोन देने की क्वालिटी पर कोई आंच नहीं आई है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा भी बैंक की बुनियाद काफी मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक ने 67,335 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो एक जबरदस्त नंबर है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR 19.6% है, जो जरूरी लेवल से काफी ऊपर है। इसके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जिसका बैंक पर भरोसा है, और इसका रिटेल लोन पोर्टफोलियो यानी आम आदमी को दिए गए लोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सभी बातें बैंक की अंदरूनी ताकत को दर्शाती हैं। तो हमने बैंक की प्रॉब्लम्स और उसकी ताकत दोनों को देखा। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे का रास्ता क्या है? क्या ये बैंक, जिसे अब मैनेजमेंट HDFC 2.0 कह रहा है, अपनी खोई हुई शान वापस हासिल कर पाएगा? आइए अब इसकी रिकवरी की कहानी को समझते हैं। मैनेजमेंट के सामने आगे बढ़ने का एक साफ रोड मैप है। पहला कदम है मर्जर के फायदों यानी सिनर्जीज को धरती पर उतारना, कस्टमर बेस का इस्तेमाल करके क्रॉस सेलिंग बढ़ाना। दूसरा, कॉस्ट्स को कंट्रोल करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। तीसरा, लोन और डिपॉजिट दोनों की ग्रोथ को फिर से रफ्तार देना। और चौथा, इन सब चीजों के जरिए धीरे धीरे अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को वापस बेहतर लेवल पर ले जाना। बैंक का मैनेजमेंट खुद इस दौर को एक डाइजेस्टिव फेज मान रहा है। उनका कहना है कि इतने बड़े मर्जर को पचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। उनकी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मार्जिन्स धीरे धीरे सुधरेंगे और बैंक 12 से 13% की क्रेडिट ग्रोथ हासिल कर लेगा। ये संकेत देता है कि रिकवरी होगी, लेकिन वो रातों रात नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। तो पूरी एनालिसिस के बाद अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर जो हर इन्वेस्टर के मन में है।
HDFC बैंक के स्टॉक के साथ आखिर किया क्या जाए? खरीदें, होल्ड करें या इंतजार करें? देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि निवेशक किस तरह का है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो कुछ हफ्तों या महीनों में पैसा बनाना चाहता है, तो शायद ये स्टॉक अभी उनके लिए नहीं है। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी और ग्रोथ धीमी रह सकती है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसका नजरिया 5 से 10 साल का है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। स्टॉक एक ऐसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है जो ना बहुत महंगी है ना सस्ती, और फंडामेंटली कंपनी अभी भी स्ट्रांग है। ऐसे इन्वेस्टर के लिए ये अक्यूमुलेट करने का, यानी धीरे धीरे खरीदारी करने का समय हो सकता है। तो अंत में सारा खेल इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या HDFC बैंक अब भी एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है जो पैसे को धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ाता रहेगा, या फिर मर्जर और मैनेजमेंट क्राइसिस के बाद ये एक ऐसा जायंट बन चुका है जिसके बुनियादी स्तंभ कमजोर हो गए हैं? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है, ये बैंक अब निवेशकों के धैर्य, उनके पेशेंस का इम्तिहान ले रहा है।